के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 10वीं या 12वीं सदी के समय को मानते हैं, लेकिन आमतौर पर भारत का मेडिवल पीरियड 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन वंश के पतन होने की शुरुआत से लेकर 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के आगमन तक के समय को माना जाता है। इतिहासकारों ने इस मध्यकालीन युग को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है। इसमें 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का समय अर्ली मेडिवल पीरियड कहलाता है, जबकि 13वीं सदी से 16वीं सदी तक का समय लेटर मेडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम भारत के मध्यकालीन युग की शुरुआत से लेकर इसके अंत होने तक के इतिहास के बारे में थोड़ी गहराई से जानते हैं। कारकोट साम्राज्य। दोस्तों, भारत के अंदर 6ठी शताब्दी में गुप्त राजवंश के खत्म होने के बाद 13वीं शताब्दी तक बहुत से अलग अलग साम्राज्य आए, लेकिन इनमें से कोई भी साम्राज्य गुप्त राजवंश की तरह भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं कर पाया। हालांकि इस दौरान बहुत से साम्राज्यों ने भारत में फिर से एकता लाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन कोई भी राजवंश इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। असल में अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान भारत कई अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, और उन्हीं राज्यों में से एक कारकोट साम्राज्य भी था जो साल 625 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यानी एक तरफ जहां भारत के एक हिस्से में हर्षवर्धन वंश अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरे हिस्से में कारकोट साम्राज्य अपनी नींव मजबूत कर रहा था। कारकोट राजवंश ने 7वीं और 8वीं सदी के दौरान कश्मीर घाटी और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस राजवंश के शासनकाल में कश्मीर का न सिर्फ राजनीतिक विस्तार हुआ, बल्कि उस दौरान कश्मीर हिंदू कल्चर का केंद्र बन गया। दोस्तों, कारकोट राजवंश को स्थापित करने का श्रेय राजा दुर्लभावर्धन को दिया जाता है, जो इस साम्राज्य के पहले राजा थे। हालांकि इस साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई थी, इसको लेकर स्कॉलर एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कश्मीर में कारकोट साम्राज्य के आने से पहले हुड़ों का शासन हुआ करता था, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर कारकोट राजवंश के आने से पहले गोनंद राजवंश का शासन हुआ करता था। अब यूं तो इस साम्राज्य में बहुत से अलग अलग शासक हुए, लेकिन कारकोट साम्राज्य का सबसे महान शासक ललितादित्य मुक्तपीठ को माना जाता है, जो असल में राजा दुर्लभावर्धन के पोते थे। दरअसल राजा ललितादित्य ने ही कारकोट साम्राज्य का विस्तार किया था, और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने तुर्क, तिब्बती, भूटिया, कंबोज और कई अन्य विदेशी ताकतों को युद्ध में हराया था। इस साम्राज्य के पतन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत साल 840 ईस्वी में राजा सिप्पताजय पीड़ा की हत्या होने पर हुई थी। राजा सिप्पताजय पीड़ा के मरने के बाद परिवार में सत्ता को लेकर विवाद होने लगा, और इसी विवाद के चलते साल 855 ईस्वी में ये राजवंश पूरी तरह समाप्त हो गया। अरब अतिक्रमण। दोस्तों, सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद अरब में उनके उत्तराधिकारियों ने अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाना शुरू कर दिया था, और सिर्फ 6 साल के अंदर उन्होंने सीरिया, मिस्र, ईरान और स्पेन जैसे देशों को जीत लिया था। बताया जाता है कि उस दौर में अरब का खलीफा साम्राज्य फ्रांस से लेकर काबुल नदी तक फैल गया था, और इसी दौरान अरब के उन शासकों की नजर भारत पर पड़ी जो उनकी पहुंच से अब ज्यादा दूर नहीं था। दोस्तों, अरब के उन खलीफाओं ने भारत के सिंध प्रांत को जीतने के लिए कई अभियान चलाए। इतिहासकार बताते हैं कि सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में अरब के 9 खलीफाओं ने भारत के सिंध पर कुल 15 बार हमला किया। सिंध पर हुआ आखिरी यानी 15वां हमला मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम अरब के एक सेनापति होने के साथ ही अरब शासक अल हजाज के भतीजे व दामाद भी थे। दोस्तों, बिन कासिम ने जिस समय सिंध पर हमला किया तब वहां पर राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। साल 712 ईस्वी में बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच रावर का युद्ध हुआ, जिसमें बिन कासिम की जीत हुई, और इस जीत के साथ ही सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। दोस्तों, बिन कासिम का सिंध पर हमला और कब्जा करना भारत के अंदर मुस्लिम राज के आने का बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। सिंध के बाद बिन कासिम का अगला निशाना कन्नौज था, और उसके लिए उसने 10,000 सैनिकों की फौज भी तैयार कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अरब शासक अल हज्जाज की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसको वापस अरब लौटना पड़ा, और इस तरह बिन कासिम का ये विजय अभियान सिंध तक ही सीमित होकर रह गया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान भारत कई अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था, और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से देखें तो
गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश और पाल राजवंश को ही भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की अगर बात करें तो इस राजवंश के राजाओं ने 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच मध्य उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस राजवंश की नींव सन 725 ईस्वी में नागभट्ट के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार अपने शिल्प कला के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इस राजवंश के शासन काल में ही भारत के अंदर खुले आंगनों वाले मंदिरों का निर्माण हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खजुराहो के वर्ल्ड फेमस मंदिरों का निर्माण भी इसी राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे महान शासक राजा मिहिर भोज को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में कन्नौज शहर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना था। इसके अलावा राजा भोज ने भोजपाल शहर का निर्माण किया था, जिसको आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 10वीं सदी की शुरुआत होते होते इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ भारत के कई अलग अलग साम्राज्य कन्नौज को हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विदेशी ताकतों ने भी भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, साल 1018 में महमूद गजनवी के हमला करने की वजह से प्रतिहारी राजा राज्यपाल को कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा और इस वंश के आखिरी राजा यशपाल की मृत्यु होने के बाद सन 1036 में ये राजवंश पूरी तरह समाप्त हो गया। राष्ट्रकूट राजवंश। दोस्तों, अब राष्ट्रकूट राजवंश की अगर बात करें तो इस राजवंश ने सन 735 ईस्वी से लेकर 982 ईस्वी तक दक्षिण, मध्य और उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना करने का श्रेय राजा दंतिदुर्ग को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को युद्ध में हराकर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों को कला से बहुत ज्यादा प्यार था और इसका सबूत आप एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रकूट शासन काल में ही बनवाया गया था। इसके अलावा इस साम्राज्य के अलग अलग शासकों द्वारा इलोरावो एलिफेंटा की गुफाएं और कर्नाटक के काशी विश्वनाथ और जैन मंदिर भी बनवाए गए थे। और ये सभी ऐतिहासिक स्थल आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। यूं तो राष्ट्रकूट राजवंश एक बेहद मजबूत साम्राज्य था, लेकिन भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों के कारण ये राजवंश भी धीरे धीरे कमजोर होता गया और साल 968 से 972 ईस्वी के दौरान इस राजवंश के शासक खोटिम अघुमवर्ष फोर्थ जब अपनी राजधानी की रक्षा करने में फेल हो गए तो लोगों का इस राजवंश से विश्वास उठ गया और इस साम्राज्य के आखिरी राजा कर्क सेकंड की मृत्यु होने के बाद सन 982 ईस्वी में ये राजवंश पूरी तरह समाप्त हो गया। पाल राजवंश। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश की तरह ही पाल राजवंश भी मध्यकालीन भारत का एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर साल 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक शासन किया। आज के समय के हिसाब से देखें तो भारत का उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्य इसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस राजवंश की स्थापना करने और इसकी नींव रखने का श्रेय राजा गोपाल को दिया जाता है, जो साल 750 ईस्वी में हर्षवर्धन काल के खत्म होने के बाद बंगाल के सिंहासन पर बैठे थे। दरअसल हर्षवर्धन वंश के खत्म होने के बाद पूरे उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संकट आ गया था, जिसके चलते दोस्तों हर तरफ अराजकता फैल गई थी। ऐसे में राजा गोपाल बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित करके सबकी रजामंदी से वहां के सिंहासन पर बैठ गए और इस तरह पाल राजवंश के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई।